हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर 5 कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे। कल इसको किया था हम लोगों ने, है ना, 25 क्वेश्चंस किए थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए, इंडियन पॉलिटी का ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। 25 हो गया था, देखिए 26 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक फैक्ट हम लोगों ने कल सीखा था, पार्ट नंबर 9 हम लोगों ने सीखा था, पार्ट नंबर 9A सीखा था और पार्ट नंबर 9B सीखा था। 9 में पंचायतें थी, 9A में यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं और 9B में यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया था 73 और 74 से। 1992 का अधिनियम है और 1993 से ये लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल सीखा था। ये जो तीसरा पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, इसका कोई संबंध नहीं है 73 और 74 से। ठीक है, ये संविधान में जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 2011 में, और 2012 में लागू किया गया था। तो इस संविधान संशोधन से 3 चेंजेस किए गए थे संविधान में। एक तो आपने चेंज देख लिया कि पार्ट 9B को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी यहाँ पे चेंजेस हुए थे। आपको ध्यान रखना 19(1)(c), ठीक है, इस आर्टिकल को भी जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ एक आर्टिकल DPSP में भी जोड़ा गया था, वो आर्टिकल है 43B। बेयर एक्ट को मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी ज्योग्राफी पढ़ा करें मैप साथ में रखा करें और पॉलिटी पढ़ा करें तो बेयर एक्ट साथ में रखा करें। बेयर एक्ट होगा ना आपके पास, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लिया कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 2-4 बातें बता दूं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चीज़ें सीखी आपने, पार्ट 9B, 19(1)(c और 43B। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। चलिए 27 है, निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। वैसे संघ का जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो आर्टिकल 280 में है, ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और ये हर राज्य में जो प्रोविज़न यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन का, ये आप 243 में देखते ही हो, है ना। 243 में जो हम लोगों ने पंचायत में पढ़ा था और नगर की सरकारों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे राज्यों के इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है, राज्यों के फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये जो रिकमेंड किया गया था ये PK थुंगन कमेटी के द्वारा किया गया था। C ऑप्शन यहाँ पे राइट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 है, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? ये आपने अभी देखा, पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9B जल्दी से रिवाइज कीजिए। भाग 15 लिखा, 19 लिखा और 14A लिखा। अब ये आर्टिकल्स तो, ये भाग बताने की तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस पर तो आपने मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी लिखा है। इसमें ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, अधिकरण होते हैं। और ये भी जानते हैं आप कि इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B, जिसमें से 323A में यहाँ पे सर्विस मैटर से जो रिलेटेड होते हैं ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं, और 323B में अदर देन सर्विस मैटर। भाग जो 15 है ये इलेक्शन है, निर्वाचन है, और भाग जो 19 है ये मिसलेनियस लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, मिसलेनियस। चलिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया था। 29 देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये बात कर रहे हैं। देखिए, आप इलेक्शन सेंट्रल लेवल पे भी देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट लेवल में भी देखते हैं और ग्राम लेवल पे भी देखते हैं, ब्लॉक स्तर पे देखते हैं, जिला स्तर पे देखते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, एक इलेक्शन कमीशन जो हम लोग आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन कराता है 2 स्तर पे। ठीक है, एक तो संघ के निर्वाचन कराता है और दूसरा राज्य के ये निर्वाचन कराता है। जैसे यानी ये विधानसभा के जो इलेक्शन हुए या फिर विधान परिषद के जो इलेक्शन हुए, उसी तरह अगर संघ की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये सारे जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर ग्राम स्तर की बात हो, पंचायती राज व्यवस्था में जो 3 लेयर हैं, 3 टियर हैं, वो पढ़ते हो ना, इनके लिए इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है, ठीक है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इसका जिक्र कहाँ पे 243 में है, पंचायत में। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। समझ आया? चलिए 30 देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 1952, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट कीजिए, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये भी आसान है, फैक्चुअल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 24 अप्रैल हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 24 अप्रैल। ये क्या होता है यहाँ पे? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व किया जाता है इस तारीख में। 32 है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या फिर किनके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो सबसे लोअर स्तर की जुडिशरी है ये उनकी बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोविज़न है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इनके अलावा भी तमाम कोर्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट भी चलते हैं ना, फैमिली कोर्ट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा आप FTC भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो रहते हैं, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट का है, तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का रहेगा तो कौन कौन बना सकेगा? ये पूरा का पूरा अधिकार किसका है? स्टेट का है। लेकिन स्टेट लिस्ट पे यूनियन भी तो काम करती है, तो यहाँ पे प्लस करके यूनियन भी लिख लीजिए, यानी स्टेट और यूनियन दोनों काम कर सकती है, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया और पार्लियामेंट हो गया, ये और भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 33 देखिए, सुप्रीम कोर्ट बताइए जल्दी से, 124 और हाई कोर्ट, दो को एक की जगह बैठाना है, दो को एक की जगह बैठाना, तो ये 214, ठीक है। 33 है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? ये देखिए नया तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। पेंडिंग है केसेस लाखों में, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है किस नेचर के यहाँ पे केसेस ज़्यादा पेंडिंग है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, स्पेशल लीव पिटीशन के जो मुकदमे हैं ये सबसे ज़्यादा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए 34 देखिए, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। ये बात सही लिखी है? बताइए, हजारों बार पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। 143 हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में है एडॉक, एडॉक जज जो लिखे हैं, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडॉक जज की नियुक्ति अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 में तो भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है ना, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी आरंभिक अधिकारिता जिसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये बात गलत हो गई। तो फिर एडॉक ये जो जज लिखा है इसका प्रोविज़न कहाँ पे? इसका प्रोविज़न आपको 127 में मिलेगा, आर्टिकल 127 में, तो ये ध्यान रखना, ये गलत लिखा हुआ है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन जो होता है वो आर्टिकल 108 में होता है, सही है। वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये आर्टिकल 64 में वर्णित है। गलत बताना था, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद है ना ये सारे फैक्ट्स? ये याद ही होंगे क्योंकि कुछ इसमें नया नहीं है, ये सब आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते रहते हैं। 35 देखिए, राष्ट्रपति ये क्या है? हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर निम्नलिखित किसके परामर्श से करेगा? ये परामर्श चाहिए होता है CJI का, है ना, CJI साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये परंपरा से नहीं होता है, ये प्रोविज़न है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आर्टिकल 222, ये भी साथ में ध्यान रखना। यहाँ पे आर्टिकल भी पूछा जा सकता था ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये तो आसान है, 222 में क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। 36 है, भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? इसके पहले जो सर्वोच्च संस्था होती थी उसे बोलते थे किंग की काउंसिल, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किंग ऑफ काउंसिल। बट ये प्रिवेलेंट नाम नहीं था, जो हम लोग नाम पढ़े हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में पढ़ते रहते हैं, वो प्रीवी काउंसिल पढ़ते थे, है ना, प्रीवी काउंसिल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनियन का जो कोर्ट यानी संघीय न्यायालय कब आया था? संघीय न्यायालय तो 1935 के एक्ट से बना था, ठीक। देखिए नेक्स्ट कीजिए, 37 है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा?
यानी ये बोल रहे प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट साहब का पद खाली है यानी ये भी नहीं है, और CGI भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद कौन होगा ये पूछ रहे हैं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वो होगा, है ना, सीनियर जज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 38 देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, पहली बात है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना। अभाव नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, अभाव कैसे हो सकता है, ये बात गलत है। दूसरा है विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, ये भी ठीक है। और यही हम लोग पढ़ते भी हैं कि तीनों ऑर्गन जो हैं वो अलग अलग हैं, और ये जो जुडिशरी है खासतौर से ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जुडिशरी को। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग मुख्य परीक्षा में पढ़ते हैं। तीसरा है सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की। और फोर्थ है न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना काम करना। तीनों बातें सही हैं यहाँ पे, पहली बात गलत है, 2 3 4 हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए 39 देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन बताइए, क्षेत्र अधिकार बताइए सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, और सारे प्रोविजंस भी हैं 124 में ही। और यहाँ पे मौलिक क्षेत्राधिकार जो लिखा भी आपने पढ़ा था ना, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये 131 में देखा था। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी होता है। सलाहकारी और रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार लिखा है ये भी हम लोग पढ़ते ही हैं, 132 में पढ़ते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। सलाहकारी क्षेत्राधिकार अभी आपने देखा 143 में, है ना। और रिट संबंधी क्षेत्राधिकार जो 5 रिट पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, 32 में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट रिट इशू करता है जल्दी से बताइए, 32 और 126। 126 नहीं होगा ना, 226 है। 32 और 226 में हमेशा बोलता हूँ एक साथ पढ़ा करें, एक साथ याद रखा करें, ठीक है। और हाई कोर्ट की रिट इशू पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। 40 देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी CGI कौन थे, बताइए। PN भगवती साहब, इन्हीं की देनी है ना। 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये आर्टिकल 124 में है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है 124 से होती है, और करते कौन है, प्रेसिडेंट करते हैं। और जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है यानी जो नियुक्त करता है उन्हीं को वो इंसान फिर अपना त्याग पत्र भी देता है, ये बात ध्यान रखना। वो कॉमन सा ये चीज़ होती है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसों में आप यही देखेंगे कि जो नियुक्ति करता है त्यागपत्र उसी इंसान को दिया जाता है। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक चीज़ ठीक सीख ली आपने, 124 है। एक चीज़ और जानी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको हटाना तो बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है, आसान काम नहीं होता है। और इनको हटाने का जो आधार बताया गया है संविधान में, वो 2 ही बताए गए हैं, ठीक है। एक तो लिखा है कदाचार, और दूसरा लिखा है असमर्थता, इनकैपेसिटी। तो इनकैपेसिटी तो होता नहीं है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा होता है, इतना विद्वान होता है, तो ये चीज़ तो नहीं आएगी। ये ज़रूर हो सकता है, कदाचार ज़रूर हो सकता है, बायस, हाँ इतना ज़रूर है कि बायस हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी विचारधारा में, ये सब चीज़ें डिफरेंट है। हाँ अगर सब्जेक्ट मैटर में, लीगल मैटर में और इनकैपेसिटी की बात करें तो ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में जल्दी से रिवाइज कीजिए, आर्टिकल 50, जल्दी से बताइए, 52, 53 सब क्लॉज 1, 53 सब क्लॉज 2, है ना। ये नॉर्मली हम लोग पढ़ते रहते हैं। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53(1) में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। 53 सब क्लॉज 2 यहाँ पे सुप्रीम कमांडर, तीनों फोर्सेस का जो तीनों आर्म फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होगा, ये लिखा है 53 सब क्लॉज 2 में। अब देखिए यहाँ पे 42 कीजिए जल्दी से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन है ये। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना 233। अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा था 222, ठीक है, रिकॉल करते रहा कीजिए जब साथ में टेस्ट अगर पढ़ रहे हैं या इस लेंथ तक वीडियो देख रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना
कि ये साथ में रिकॉल करते रहा कीजिए। जैसे 233 का जिक्र होगा तो तुरंत माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ इससे पहले हम 222 अभी पढ़े थे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको रिकॉल कर लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से क्या है ना कि याद रहता है, काफ़ी दिन तक याद रहता है। दिमाग पर जोर देने वाली बात है ना, दिमाग को चलाएंगे तो चलेगा। पहली बात सही होगी, नियुक्ति कौन करता है? ये स्टेट के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, ठीक है, गवर्नर करते हैं। गवर्नर की बात आई तो इनका जल्दी से बता दीजिए, 155 में इनकी नियुक्ति है, ठीक है, आर्टिकल 155 में। बी ऑप्शन है, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या फिर कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये बात भी करेक्ट है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों बातें सही हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 है, भारत में मोबाइल कोड को किसके किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? हरियाणा में पहला मोबाइल कोड की स्थापना की गई थी, है ना, और ये मानस पुत्र कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 44 है, निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है? ये बताना है किसके ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इन्होंने लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का जो ज्यूरिडिक्शन है वो कोलकाता हाईकोर्ट के पास है, यानी इन दोनों स्टेट्स के, मतलब पश्चिम बंगाल स्टेट है, अंडमान निकोबार UT है, तो यहाँ के जो मुकदमे जाएंगे वो कोलकाता हाईकोर्ट में ही जाएंगे। केरल हाईकोर्ट में लिखा है केरल और लक्षद्वीप, ये भी सही है, ठीक है, केरल के बगल में लेफ्ट में आप लक्षद्वीप देखते हैं अरब सागर में, ये भी ठीक है। मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र गोवा है, और जो बगल में आपको ये UTs जो दिखती रहती हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये मुंबई हाईकोर्ट के अंदर अंतर्गत आते हैं, महाराष्ट्र गोवा दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक। तो तीसरी बात यहाँ पे गलत लिखी थी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लिखा है, ये सही है, गलत बताना था, सी ऑप्शन सही है। 44 है, 45 कीजिए फटाफट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। हाईकोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाईकोर्ट यानी 214 की बात कर रहे हैं, और अभी हाईकोर्ट के बारे में आपने एक आर्टिकल पढ़ा था 226 रिट इशू, है ना, रिट के बारे में, रिट इशू करने का जो पावर है आर्टिकल 226 से हाईकोर्ट्स को। भाई भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, यही आपसे जानना चाह रहा है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, 10 वर्ष है? ये 10 वर्ष होता है। सी ऑप्शन है, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये बात सही है, 10 वर्ष तक आपने एडवोकेसी की हो। तो यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है? बी ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला सही है और सी सही है, ये सी होना चाहिए, बट यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो गलत तो एक ही है, बी ऑप्शन। 46 है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है जजों की वो 62 है, और सुप्रीम कोर्ट में 65 है। 62 में अगर हाईकोर्ट से वो रिटायर हो जाता है तो 3 साल अपना जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर करना चाहता है तो कर लेगा, अगर प्रमोशन होता है तो 3 साल वो उधर भी कर लेगा, है ना। तो एक सिग्निफिकेंस ये भी है यहाँ पे जल्दी रिटायरमेंट होने का। यहाँ पे पूछा है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कब की गई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है, बहुत पहले से 1963 से ही है, 15वां संविधान संशोधन था ये। देखिए 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख, अभिलेख समझ रहे हैं ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप बीट आउट नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, है ना, जो रेलिवेंट पेपर है आप उसको बीट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड एक मजबूत फैक्ट होता है जुडिशरी के लिए, है ना, और फैक्ट्स के आधार पे ही, है ना, जो सबूत होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो रिपोर्ट होती हैं, उन्हीं के आधार पर वर्डिक्ट दिया जाता है या फिर डिसीजन दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है रिकॉर्ड, ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, इन्हीं के आधार पर सब कुछ है, इन्हीं के आधार पर एक पिटिशनर या फिर एक अपेलेंट जस्टिस पाता है या फिर नहीं पाता है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी है।
हाई कोर्ट ये जो लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये आर्टिकल 215 में उल्लिखित है ऐसा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। और ये आर्टिकल आपको मिलता है 129 में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस में है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन किस में है, या फिर सलाहकारी ये ज्यूरिडिक्शन किस में है, ये सब आपने देखा अभी क्वेश्चन। तो ये 215 याद रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में पूछा है ना, 215 हो जाएगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं और 214 में गठन पढ़ते हैं हाई कोर्ट का, और 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 48 है भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324 आर्टिकल के संबंध में बताएं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। ये 1+2 बॉडी होती है, इस चीज़ हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। पहले तो ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एक ही मेंबर रहता था, पूरी बॉडी में एक ही मेंबर था। अब यहाँ पे 3 सदस्य का ये संस्था हो जाता है। एक जो लिखा है ये है खुद मुखिया, यानी जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, और बाकी 2 ये जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर है। पावर सेम होती है, ठीक है, सब चीज़ें सेम है। वही बात है, अगर तीनों में प्रथम बोला जाए तो वो CEC हो जाता है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री परिषद है, जो सांसद वहाँ पर बैठे हैं, जिनके पास मंत्रालय है अलग अलग प्रकार का, और COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मुखिया हम लोग बोलते हैं वो PM साहब बोलते हैं, है ना। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सांसद हैं, उन सभी में से प्रथम बोला जाता है मुख्यमंत्री को, सॉरी प्रधानमंत्री को। अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो वो फिर CM हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात सही लिखी है, यहाँ पे 1+2 की बात की गई है पहले वाक्य में, पहले स्टेटमेंट में, सही है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे लिखा है संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन कमीशन से संबंधित है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन में ही सीख लिया था पढ़ते ही समय, यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए इस तरफ आइए। 49 है भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में बताइए, इलेक्शन कमीशन। 324 बताइए जल्दी से। निर्वाचक नामावली तैयार करता है, सही है। निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है, ये भी सही है। और तीसरी बात लिखी है राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है, अलॉट करता है, ये बात भी सही है। ये तीनों बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट हैं। 5वां क्वेश्चन UPSC से पूछा है, UPSC से। आर्टिकल बताएंगे जल्दी से। आपने पार्ट 14A पढ़ा था, पार्ट 14A में क्या था, ट्रिब्यूनल्स पढ़े थे, अधिकरण पढ़े थे। इससे बस एक पहले जाना है, पार्ट 14 में जाना है। पार्ट 14 में मिलता है ये सर्विसेज, ठीक है, एक कमीशन, UPSC, UPPSC यानी स्टेट के PSC, यूपी भी है बाकी स्टेट्स भी हैं, यानी राज्यों के लोक सेवा आयोग या फिर संघ का लोक सेवा आयोग। ये आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 315 से लेके 324 तक है, सॉरी 324 नहीं 323 तक है। 323 तक ही तो रहेगा, क्योंकि 323 के बाद फिर 323 आ जाएगा, 323B आ जाएगा, और 323A में फिर हम लोग अधिकरण पढ़ते हैं, सर्विस मैटर वाला, अदर देन सर्विस मैटर वाला। फिर 323AB के बाद फिर 324 आ जाएगा, ये अलग पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, एक्टिंग चेयरमैन, इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और जिनकी नियुक्ति यार प्रेसिडेंट करते हैं ना, उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। 51 है संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है। ये राज्यों को सलाह जरूर दे सकता है, UPSC सलाह जरूर दे सकता है, लेकिन राज्यपाल के अनुरोध पर। C ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 52 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना, कई बार पढ़े। मेरिट पद्धति का प्रहरी बोला जाता है UPSC को, ठीक है, UPSC को 315 से 323। इन्हीं आर्टिकल्स में संघ राज्यों के भी लोक सेवा आयोग है, ऐसा मत समझना उनका अलग आर्टिकल्स है। 53 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है। ये स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी एग्जाम्पल ले लीजिए, UPPSC का ले लीजिए। और जब भी राज्यों की लोक सेवा आयोग की बात हो तो आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना। कई बार क्वेश्चन पूछा यहाँ से, और गलतियाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हिसाब अलग है। यहाँ पे नियुक्ति और यहाँ पे हटाने का काम।
लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है, ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उनको पद से हटाना है, अध्यक्ष को पद से हटाना है, तो ये काम करेगा प्रेसिडेंट। ये आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही आदमी का रोल नहीं है, यहाँ पे 2 आदमी का रोल है। अभी तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि हटाने का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न में हटाने की बात पूछ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, राज्यपाल मत लगा देना। देखिए 54 देखिए इस तरफ है, 54 है, फाइनेंस कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 280 में इसका उल्लेख है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, और इसको मुझे लगता है हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो 2 चीज़ें समझ में आ रही। पहली बात तो यह है कि अगर आर्टिकल के फॉर्म में, आर्टिकल के रूप में इसका वर्णन है, आर्टिकल में, किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख है संविधान में, तो वो संवैधानिक संस्था होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। दूसरी बात है यहाँ पे, यह एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि काम एक तरह से न्यायिक बॉडी की तरह करती हैं ये सब संस्थाएं, लेकिन वो वास्तव में न्यायिक संस्थाएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ये होता है। और आर्टिकल 280 में ये तो आप जान रहे हैं कि हाँ भैया इसका उल्लेख है, लेकिन एक लाइन और साथ में बीआर एक्ट में पढ़ें, और उसमें लिखा है कि 280 के तहत वित्त आयोग की जो स्थापना है या फिर गठन है वो करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगा, ये लिखा हुआ है। तो आगे की लाइन भी पढ़ना है। यहाँ पे लगा इसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है, तो संसद नहीं है, गलत है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए। तीसरी बात गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 55 देखिए, प्रथम फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, फैक्चुअल क्वेश्चन है, केसी नियोगी साहब, हो जाएगा, 1951 की बात है। 56 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, NCTC, इसको ऐसे लिखा जाता है, नेशनल कमीशन फॉर ST, या फिर नेशनल कमीशन फॉर SC, या फिर नेशनल कमीशन फॉर OBC। ये चीज़ें पढ़ते हैं। और सबसे शुरुआत वाली बात हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 338 में, ठीक है। 338 में ही पहले 2 कमीशन हुआ करते थे एक साथ, जिसे बोलते थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमीशन। यानी एक ही कमीशन में SC के लिए भी प्रोविज़न था और ST के लिए भी कमीशन था, ये एक कमीशन था। लेकिन बाद में फिर इसको डाइवर्स कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, इसको विभाजित कर दिया गया। और ये भी कमीशन जो आर्टिकल 338 है, ये 1990 में बनाया गया था, 1990 में ऐड किया गया था, ठीक है, 65वें संविधान संशोधन से। यानी इस आयोग का जो गठन किया गया था वो 65वें संविधान संशोधन से किया गया था। बाद में यही कमीशन फिर टूट गया, 2 कमीशन अलग अलग हो गए, नेशनल कमीशन फॉर SC अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर ST अलग हो गया, ठीक है। और ये काम हुआ था 2003 में, 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग देखना है, ST के लिए कौन सा आर्टिकल है, SC के लिए कौन सा आर्टिकल है, और OBC के कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। मैं यहाँ पे 3 आर्टिकल लिख रहा हूँ, 338, 338A और 338B, 338B, और एक आर्टिकल लिख रहा हूँ 340। इन 4 आर्टिकल में बताइए कौन किसका है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्वेश्चन एक जरूर आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर B ऑप्शन है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 57 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है। कैग जो है वो प्रेसिडेंट के आदमी हैं, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो जिनके आदमी हैं उन्हीं को ये रिपोर्ट देंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डेलीगेटरी वर्क, है ना, डेलीगेटरी वर्क। यानी प्रेसिडेंट का काम ही था ये, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपना काम सौंपा है CAG साहब को, क्योंकि CAG की रिपोर्ट में पूरा चिट्ठा रहता है सरकार के खर्चों का, है ना, सरकार ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है। क्योंकि लोकसभा में जो लोग बैठे हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और हम लोग क्या हैं, हम लोग टैक्स भरने वाले हैं, तो पैसा तो अल्टीमेटली हमारा है। तो हमारा पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है ये CAG साहब बताते हैं लोकसभा को, मतलब प्रेसिडेंट के माध्यम से लोकसभा को ही बता देते हैं। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं, फिर प्रेसिडेंट पटल पर रख देते हैं संसद की। तो यहाँ पे रिपोर्ट किसे देता है, सिंपल क्वेश्चन था, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। CAG का उल्लेख किस आर्टिकल में है, थोड़ा सा बताइए। 58 है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
इनके सहायक जो होते हैं, इनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, है ना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। कथन सत्य नहीं है बताना है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये बोल रहे हैं, ये बात भी सही है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुकदमे रहते हैं तो यही लड़ते हैं, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं, ये सब बातें होती हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है, ये बोल रहे हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकते हैं। और इनका इनका जो टेन्योर है, ये आर्टिकल 76 में इसका ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, टेन्योर के बारे में नहीं बताया गया है, कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। कर लेंगे, चलिए। 59 है, नीति आयोग क्या कैसा संस्था है? नीति आयोग कोई आर्टिकल में तो है नहीं, किसी अनुच्छेद में तो है नहीं संविधान में, तो ये संवैधानिक संस्था तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहली बात हम लोगों को पता चल गई। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था एक समय पे, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति कमीशन आया, ठीक है, उसी की जगह पे बस नीति कमीशन में फ़र्क क्या हो गया, यहाँ पे राज्यों की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। यानी ये परफेक्ट एग्जाम्पल किसका है? हम लोग पॉलिटी में एक शब्द पढ़ते हैं संघवाद का, है ना, और कौन सा संघवाद? सहकारी संघवाद। तो ये सब लिखना है मुख्य परीक्षा में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए 60 देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, NCHR। इसका हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, 1992 का है या फिर 1993 का है, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क का जवाब दिया कीजिए, ठीक है। पता हो तब भी दिया कीजिए, नहीं पता हो तो गूगल करके दिया कीजिए, लेकिन ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। मूल संविधान में तो इसका कोई उल्लेख है नहीं, इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के बनाया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल यहाँ पे पूछा है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ हम लोग कमीशन भी पढ़ते हैं, ये जो सूचना कमीशन है, केंद्रीय सूचना कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। RTI एक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं 2005। 62 है, केंद्रीय सतर्कता कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था, 1964 की बात है, ठीक है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन से लड़ने के लिए, करप्शन पर काम करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, 1964 करेक्ट आंसर है। 63 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 1 पढ़ते हो, पार्ट नंबर 2 पढ़ते हो, पार्ट नंबर 3 पढ़ते हो, है ना, ऐसे पार्ट नंबर 22 तक पढ़ते हो। पार्ट नंबर 1 में क्या है, मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पार्ट नंबर 1 में यूनियन और उसकी टेरिटरी होती हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप होती हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। आर्टिकल हम लोग 5 से 11 पढ़ते हैं, 5 से 11, और 5 से 11 यहाँ पे है ही नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ते हैं DPSP, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 5 में क्या है? यूनियन है, यूनियन है, 52 से शुरू हो जाएगा, प्रेसिडेंट से ही शुरू होता है ना, और 151 तक जाता है, लगभग 100 आर्टिकल यहाँ पे हैं। पार्ट 6 बताइए, पार्ट 6 बताइए जल्दी से। पार्ट 5 में यूनियन पढ़े, पार्ट 6 में स्टेट्स कर दीजिए, राज्य कर दीजिए। पार्ट 7 बताइए, पार्ट 7 है नहीं। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 में यूटी है, ठीक है। और पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 9, अब कोई पार्ट नहीं है, इसके बाद पार्ट 10 है। ये चीज़ें आप लोग जानना है। पार्ट 9 पंचायत में, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 यहाँ पे ट्राइबल एरिया से संबंधित प्रावधान है, और पार्ट 11 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जो पढ़ते हैं, राज्य और केंद्र संबंध पढ़ते हैं। पार्ट 12 में यहाँ पे फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रोविज़न है। पार्ट 13 बताइए, पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स वाले प्रोविज़न होते हैं। पार्ट 14, अब पार्ट 14 से तो आसान है ना, पार्ट 14 में क्या है?
अभी पढ़े थे, सर्विसेज पढ़े थे, है ना, यूपीएससी पढ़े हो, यूपीपीएससी पढ़े हो, स्टेट्स के लोक सेवा आयोग पढ़े हो। पार्ट 14A आ जाता है फिर, है ना, पार्ट 14A में फिर 323A 323B पढ़ते हो, अधिकरण पढ़ते हो। पार्ट 15 में इलेक्शन पढ़ते हो। पार्ट 16 में यहाँ पे सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। पार्ट 17 में हम लोग भाषाएं पढ़ते हैं। पार्ट 18 हम लोग इमरजेंसी पढ़ते हैं। पार्ट 19 अभी देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में मिसलेनियस है। और पार्ट 20 में संविधान के संशोधन वाले प्रोविज़न है, ठीक है। और पार्ट 21-22 का भी याद होता नहीं, उसको छोड़ दो, ट्रांजिशनल उसमें प्रोविज़न कुछ रहते हैं, ठीक। 64 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आप लोग कुछ याद रखिए, ये आर्टिकल याद रखिए, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल, जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है। भारतीयों को प्राप्त है, यानी सिटीजन्स को प्राप्त है। इनके अलावा जो भी आर्टिकल्स हैं वो दोनों के लिए हैं, ये याद रखना। आप 15 पढ़ेंगे ना आर्टिकल, तो वहाँ पे नागरिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर नागरिक शब्द ना लिख के व्यक्ति लिखा है। तो व्यक्ति का क्या मतलब है? व्यक्ति में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नागरिक भी आ जाएंगे और बाहर के लोग भी आ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति शब्द यहाँ पे क्या डिनोट करता है कि ये दोनों के लिए हैं, एलियंस के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए भी हैं। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 पढ़ेंगे तो आप नागरिक शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, नागरिक शब्द पढ़ेंगे, व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिहार एक्ट खोल के देखिए, वहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है बताइए। पहला मैं लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, लोक नियोजन, ये आर्टिकल 16, हाँ आर्टिकल ये 16 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 है, ठीक है, 29 और 30 है। तो ये 16 दिख रहा है आपको, ये 16 दिख रहा है आपको, 29 दिख रहा, 30 दिख रहा। विधि के समक्ष क्षमता ये तो नहीं है ना, ये 15, 16, 19, 29, 30 में से कोई नहीं है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। विधि के समक्ष क्षमता जो लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, EVL, ये किस आर्टिकल में है? ये तो आर्टिकल 14 ही है ना। चलिए 65 देखिए, भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज व्यवस्था को अपनाया गया। फेडरल नेचर की बात कर रहे हैं। फेडरल नेचर का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते होंगे मुझे लगता है, और ये बात दोनों सही है। दूसरी बात है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं। डुअल सिटीजनशिप अमेरिका में है, सिंगल सिटीजनशिप भारत में। अमेरिका में राज्यों का अलग रोल रहता है ना, तो राज्य का वहाँ पे अलग सिटीजनशिप रहता है, राज्य का नागरिक होता है, साथ साथ में वो देश का भी नागरिक होता है। तो दो वहाँ पे नागरिकताएं हैं हर एक व्यक्ति के पास। यहाँ पे सही नहीं है पूछा था, तो गलत तो कोई भी नहीं है, दोनों सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये 65 क्वेश्चन हो गया, कीजिए 65 क्वेश्चन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।